नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। व्हाइट हाउस की दौड़ में आगे निकले डोनाल्ड ट्रंप। नॉर्थ कैरोलिना के बाद जॉर्जिया में भी दर्ज की जीत। स्विंग स्टेट नेवाडा में भी आगे ट्रंप। नतीजों के बाद कमला हैरिस ने स्थगित किया अपना संबोधन। कर्नाटक के मोडा घोटाले में पूछताछ के लिए लोकायुक्त के सामने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पेशी। 3-4 हजार करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है घोटाला। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में करेंगे राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 की शुरुआत। घर बैठे ही बनेगा पेंशन भोगियों का जीवन प्रमाण पत्र। फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी को भी मिलेगा बढ़ावा। दिल्ली से पटना लाया जा रहा है मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर। राजकीय सम्मान के साथ कल होगा अंतिम संस्कार। और छठ महापर्व के दूसरे दिन आज खरना। प्रसाद ग्रहण करने के बाद शुरू होगा 36 घंटे का व्रत। पटना में घाटों पर सभी तैयारियां पूरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की खबर के साथ ही। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे दिलचस्प मोड़ पर हैं। एक बार फिर रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस की दौड़ में लगातार आगे चल रहे हैं। उनकी डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी कमला हैरिस पीछे है। मतगणना अभी चल रही है। तेजी से लगातार रुझान आ रहे हैं और लगातार आ रहे रुझानों में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप लगातार काफ़ी अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं। अच्छी बढ़त के साथ वो आगे चल रहे हैं। अब तक के रुझानों में ट्रंप 246 और कमला हैरिस 187 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स से आगे चल रहे हैं। मत प्रतिशत में भी ट्रंप बहुत आगे चल रहे हैं। अमेरिका में बहुमत के लिए 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल करना जरूरी है। अब तक के रुझानों की बात की जाए तो एरिजोना, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और नेवाडा में भी ट्रंप आगे चल रहे हैं। ट्रंप नॉर्थ कैरोलिना के बाद जॉर्जिया में भी परचम लहरा चुके हैं। तो वहीं कमला हैरिस कैलिफोर्निया में जीत चुकी हैं। अहम बात जो है वो ये है कि ट्रंप ने फ्लोरिडा और टेक्सास जैसे बड़े किले भी बचा लिए हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे जो हैं वे बेहद दिलचस्प मोड़ पर हैं। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस की दौड़ में लगातार आगे बने हुए हैं। उनके डेमोक्रेटिक जो प्रतिद्वंदी हैं कमला हैरिस अब काफ़ी पीछे हैं। अभी मतगणना चल रही है और तेज़ी से लगातार जो रुझान आ रहे हैं उन रुझानों में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अच्छी बढ़त लगातार बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप 246 के साथ और कमला हैरिस 187 पर है। 187 इलेक्टोरल वोट से कमला हैरिस आगे चल रही हैं और जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 246 इलेक्टोरल वोट से आगे चल रहे हैं। मत प्रतिशत भी देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस से काफ़ी आगे चल रहे हैं। तो अब तक जिस तरह से रुझान आ रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के काफ़ी आगे चल रहे हैं। तो व्हाइट हाउस की दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप इस रेस में काफ़ी आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप को भारी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुमत से कुछ ही सीटें दूर हैं और जिस तरह से नेवाडा में भी ट्रंप आगे चल रहे हैं। लगातार जो रुझान आ रहे हैं उन रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी आगे चल रहे हैं। स्विंग राज्य उत्तरी कैरोलिना में भी ट्रंप की जीत हुई है। तो लगातार रुझानों की बात करें तो एरिजोना, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और नेवाडा में भी ट्रंप आगे चल रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कैरोलिना के बाद जॉर्जिया में भी जीत का परचम लहरा चुके हैं।
और आपको बता दें कि कमला हैरिस कैलिफोर्निया में जीत चुकी हैं। अहम बात जो है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा और टेक्सास जैसे जो बड़े किले हैं, जिन्हें बड़े किले कह सकते हैं, वो भी अपने नाम कर लिए हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो चुनाव हैं ये काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर हैं और लोगों की उत्सुकता राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लगातार बनी हुई है। पल पल की अपडेट डीडी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को भारी बढ़त मिलती भी दिखाई दे रही है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में। बहुमत से कुछ सीटें ही दूर हैं। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के लगातार जो है व्हाइट हाउस की दौड़ में आगे चल रहे हैं। उनकी डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी कमला हैरिस अभी काफ़ी पीछे हैं। आपको बता दें मतगणना अभी चल रही है, लगातार तेज़ी से रुझान आ रहे हैं और जो रुझान आ रहे हैं उनमें रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी अच्छी बढ़त के साथ आगे बने हुए हैं। चाहे वो रुझानों की बात की जाए तो ट्रंप जो है 246 और कमला हैरिस 187 इलेक्टोरल वोट से आगे चल रहे हैं। मत प्रतिशत में भी डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी आगे चल रहे हैं। स्विंग राज्य उत्तरी कैरोलिना में भी डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज की है। स्विंग राज्य वो राज्य होते हैं जहां पर दोनों ही पार्टियों के बीच वोट का मार्जिन काफ़ी कम रहता है और ये किसी भी तरफ जा सकते हैं। जिस तरफ ये जाते हैं उस पार्टी की जीत जो है संभव होती है और स्विंग राज्यों में भी अब डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। तो इसलिए ये नतीजे जो है और भी दिलचस्प मोड़ पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस की दौड़ में लगातार रुझानों में आगे चल रहे हैं। संवाददाता चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, काफ़ी जो है तगड़ी फाइट दी कमला हैरिस ने और इस कड़ी टक्कर के बावजूद भी अब कमला हैरिस जो है हार की कगार पर है। देखिए, अगर पॉपुलर वोट की बात करें तो वाकई कमला हैरिस की ओर से टक्कर दी गई है, लेकिन जो वहाँ का इलेक्टोरल सिस्टम है उसको अगर हम देखें तो जिस तरह की टक्कर के बारे में कहा जा रहा था उस तरह की टक्कर अब नहीं दिखती। अभी तक जो आंकड़े हमारे पास हैं उसके अनुसार डोनाल्ड ट्रंप करीबन 247 जो सीट्स हैं 247 पे आगे हैं और कमला हैरिस की बात करें तो वो 214 इलेक्टर्स उनके पास हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास 247 इलेक्टर्स हैं और सबसे ज़्यादा जो फोकस था वो फोकस था स्विंग स्टेट्स पे। और स्विंग स्टेट्स की बात अगर हम करें तो जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना में डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं और सर्वे के हिसाब से ये जो बढ़त है ये जीत में बदलना इसका सुनिश्चित है। और इस वक्त एक खबर आ रही है, वो खबर ये है कि पेंसिल्वेनिया भी ट्रंप के पक्ष में जा सकता है। अभी तक रुझानों में वहाँ पर वो बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन अब ये लगभग सुनिश्चित हो गया है कि पेंसिल्वेनिया में भी ट्रंप वहाँ पर जीतने वाले हैं। तो ये सब आंकड़े और इसके अलावा जो अन्य स्विंग स्टेट्स हैं वहाँ से जो रुझान आ रहे हैं, तकरीबन हर स्विंग स्टेट्स में नेवादा के आंकड़े अभी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, ट्रंप आगे चल रहे हैं। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे और एक प्रोजेक्शन आप निकालने की कोशिश करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप 300 के आसपास जा सकते हैं। तो इसको डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी जीत कहा जा सकता है। और अब करीब 3-4 घंटे हो चुके हैं जब वहाँ पर जो मतगणना है वो शुरू हुए और अब हम इस वक्त पर यहाँ पर कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने की ओर अग्रसर हैं और लगभग अब ये सुनिश्चित हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनेंगे। तो क्या कहेंगे जोशी जी कि जो मुद्दे प्रमुख रहे और जिन पर जनता ने भरोसा जताया, कहीं ना कहीं कमला हैरिस अपने मुद्दों को जनता के बीच में उस तरह से नहीं रख पाई। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किए गए बातें, उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे ज्यादा लोगों के बीच में लोकप्रिय हुए। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जो मुद्दे उठाए गए थे जिसमें इकोनॉमी का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, बेरोज़गारी का मुद्दा था, उसके अलावा इमिग्रेशन का मुद्दा था, उसके अलावा एक
जो अमेरिकी राष्ट्रवाद और अमेरिकी संरक्षणवाद को जो डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया था और पिछले शासनकाल के दौरान उन्होंने जो भी फैसले लिए थे उन फैसलों में इनकी छाप दिखती थी। तो ये लगता है कि कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप का जो कैंपेन था अमेरिकी राष्ट्रवाद और अमेरिकी संरक्षणवाद के आसपास, वो सफल होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब कैंपेनिंग करते थे वो कहते थे कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान अमेरिका बहुत कमज़ोर हो गया है, विश्व में अमेरिका की वैसी स्थिति नहीं रही जैसी स्थिति कभी हुआ करती थी। तो 2020 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने कहा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और इस बार वो कहते हैं कि ड्रीम बिग। तो कहीं न कहीं जो अमेरिकी संरक्षणवाद और अमेरिकी राष्ट्रवाद और अमेरिका की जनता को ये कहना कि आपको महंगाई में आपको निजात मिलेगी, आपको जो इकोनॉमिक कंडीशन देश की बनी हुई है उस इकोनॉमिक कंडीशन को मैं ठीक करूंगा, इलीगल इमिग्रेशन जो वहाँ पर है उसकी समस्या को मैं दूर करूंगा, और साथ ही साथ जो वैश्विक मुद्दे हैं जिसमें बिल्कुल जोशी जी, यही बात मैं कहने जा रही थी कि जो वैश्विक मुद्दे हैं कहीं ना कहीं अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल होता है उनको सुलझाने में। कहीं ना कहीं बाइडेन सरकार उसमें विफल नजर आती है, और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से वो वादा करते हैं कि वो चुटकियों में उस चीज को हल कर देंगे, कहीं ना कहीं उस चीज ने भी एक क्लिक किया है। बिल्कुल, यहाँ पर वो देखने को मिल रहा है। अगर हम वैश्विक मुद्दों की बात करें तो जिस तरह से अभी जो विश्व का सिनेरियो है, रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया की हम बात करें तो वहाँ पर इजराइल का हमास के साथ, हिजबुल्लाह के साथ वहाँ पर संघर्ष चल रहा है, और कहीं ना कहीं इजराइल और ईरान बिल्कुल वहाँ पर आमने सामने आ गए हैं। और इन दोनों युद्धों की बात करें तो काफ़ी लंबे अरसे से ये संघर्ष चल रहे हैं। हमास के साथ संघर्ष को 1 साल से ज़्यादा हो गया है। इसी तरह रूस और यूक्रेन युद्ध की बात करें तो काफ़ी समय उसको हो गया है, काफ़ी लोग इसमें हताहत हो गए हैं। पश्चिम एशिया से जो दृश्य आते हैं उन दृश्यों में ये ठीक है कि वहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ एक लड़ाई इजराइल लड़ रहा है, चाहे वो हिजबुल्लाह की बात करें या हमास की बात करें, लेकिन जब इजराइल और ईरान आमने सामने आ जाते हैं, और साथ ही साथ इस पूरे संघर्ष में जो आंकड़े वहाँ से आ रहे हैं, किस तरह से वहाँ पर हज़ारों बच्चों की वहाँ पर मौत हो गई है, हज़ारों जो सिविलियंस हैं उनकी वहाँ पर मौत हो गई है, तो ये सब कहीं ना कहीं अमेरिका का एक ये माना जाता था, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो एक कॉल करेंगे और युद्ध को रोक देंगे। और पश्चिम एशिया में उनके शासनकाल के दौरान में इब्राहिम एकॉर्ड हुआ था, तो इजराइल के साथ जो वहाँ आसपास के देश हैं उनके साथ इजराइल के काफ़ी अच्छे संबंध वहाँ पर हो गए थे। इवन सऊदी अरब के साथ इजराइल के संबंध अच्छे होने को थे। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं जो अमेरिकी राष्ट्रवाद है, जो एक अमेरिका के सुपर पावर होने की जो भावना अमेरिकन्स में है, उसको कहीं ना कहीं क्लिक किया है डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन ने, और उसका फर्क यहाँ पर दिखता है। बिल्कुल। और इमिग्रेशन का मुद्दा भी काफी छाया रहा इस पूरे राष्ट्रपति चुनाव में। इमिग्रेशन को किस तरह से देखते हैं आप, इस मुद्दे को? देखिए, इमिग्रेशन की अगर बात करें तो अमेरिका के लिए इमिग्रेशन बहुत बड़ी समस्या रही है हाल के वर्षों में, और मैक्सिको की सीमा पे किस तरह के हालात बनते हैं उसके दृश्य समय समय पर आते रहते हैं। और उसके अलावा इलीगल जो इमिग्रेशन है उसका मुद्दा इन चुनावों में काफ़ी डोनाल्ड ट्रंप की ओर से उठाया गया, और न सिर्फ उठाया गया बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पिछला शासनकाल था उस दौरान उन्होंने मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया के कई सारे देश थे जहां से उन्होंने लोगों को अपने यहाँ आना बिल्कुल उनको बैन कर दिया था। तो कहीं ना कहीं अमेरिकियों के अंदर एक डोनाल्ड ट्रंप की एक सख्त छवि बनी हुई है कि ये शख्स जो है ये निर्णय लेने वाला शख्स है, कठोर निर्णय लेने वाला शख्स है, चाहे चीन के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें या उसके अलावा आप देखिए कि चीन के साथ अमेरिका की ट्रेड वॉर चलती रही, और चीन के राष्ट्रपति के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शासनकाल के दौरान मुलाकात भी की। नॉर्थ कोरिया उस समय एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था, लेकिन आप देखिए कि अपने शासनकाल के बिल्कुल अंतिम समय में उन्होंने नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग उन, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपनी छवि बनाई थी, एक सख्त नेता की छवि, और एक अमेरिकी जो सुपर पावर है अमेरिका, उसके एक सुपर लीडर की छवि बनाई थी, उसके साथ साथ कड़े निर्णय, और साथ ही साथ जो विवाद हैं, चाहे वो उत्तर कोरिया की हम बात कर लें या पश्चिम एशिया की हम बात कर लें, रूस यूक्रेन तो बाद में शुरू हुआ था, इस तरह के विवादों में एक निर्णायक छवि उन्होंने अपनी बनाई थी।
और उसका फ़ायदा उनको अब मिलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। बिल्कुल, इसका फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। दुनिया भर की निगाहें जो हैं वो बनी हुई हैं अमेरिका में चल रहे इस राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर, और ये नतीजे जो है बेहद दिलचस्प मोड़ पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। जोशी जी, अगर अभी ताज़ा जो रुझान हैं उनके वो क्या कह रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, जो ताज़ा रुझान हमारे पास हैं उसकी अगर हम बात करें तो करीब 246 का आंकड़ा, ये आंकड़ा वहाँ पर राष्ट्रपति बनने के लिए 270 का आंकड़ा चाहिए होता है। 246 का आंकड़ा डोनाल्ड ट्रंप को ऑलरेडी वहाँ पर मिल चुका है। दरअसल एक लंबी प्रक्रिया वहाँ पर है, लेकिन अभी वहाँ पर काउंटिंग चल रही है, लेकिन काउंटिंग के बीच ही वहाँ पर जो सर्वे आते हैं और ये पूरी तरह से सही होते हैं, उसी को बेस मानकर ये आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो 247 पर ट्रंप और 214 पर इस वक्त कमला हैरिस चल रही हैं। लेकिन जो स्विंग स्टेट हैं, स्विंग स्टेट में तकरीबन हर स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। नॉर्थ कैरोलिना को वो जीत चुके हैं, जॉर्जिया को वो जीत चुके हैं, और पेंसिल्वेनिया से भी इस तरह की खबर आ रही है कि वो भी डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर जो प्रोजेक्शन है, जिस तरह के आंकड़े वहाँ पर आ रहे हैं, उससे जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि उस स्टेट को भी डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। तो ये सभी आंकड़े अगर आप जोड़ेंगे तो ये 270 को पार करके 290 से 310 के बीच में ये प्रोजेक्शन जाता हुआ दिखता है। तो इससे ये साफ हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने की ओर अग्रसर हैं। और अभी तक अब 4-5 घंटे बीत चुके हैं, जो रुझान और आंकड़े और कई स्टेट ऐसे होते हैं वहाँ पर ये माना जाता है प्रोजेक्शन के हिसाब से कि अब इनकी जीत हो चुकी है। उन सब को अगर हम जोड़ लें तो ये हम कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, और अगर बात हम करें कमला हैरिस की, तो क्या कुछ नेगेटिव पॉइंट रहे होंगे? जिस तरह से अभी कमला हैरिस ने अपना संबोधन भी रद्द कर दिया है, तो वो भी कहीं ना कहीं दिखाता है एक उस निराशा को। तो क्या कुछ नेगेटिव पॉइंट्स रहे उनके लिए, और क्या कुछ उन्हें चिंता करनी चाहिए अपने प्रदर्शन पर? क्या सत्ता में बने रहना, सत्ता में होना उनके लिए नेगेटिव रहा? कमला हैरिस के लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव जो पॉइंट रहा वो ये रहा कि वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में वो वाइस प्रेसिडेंट थी, और जो बाइडेन की जो रेटिंग थी अंत में उनके 4 साल पूरे होते होते वो रेटिंग काफ़ी गिर गई थी। और लगातार रिपब्लिकन्स की ओर से जो बाइडेन को अब तक का सबसे कमज़ोर राष्ट्रपति बताया जाता था, वहाँ पर उनके ऊपर आरोप लगाया जाता था कि वो अब तक के सबसे कमज़ोर राष्ट्रपति हैं। वो होम फ्रंट पे भी अच्छे निर्णय नहीं ले पाते, और नहीं वो वैश्विक मामलों पर जो एक अमेरिका की छवि है, सुपर पावर की छवि है, वहाँ पर वो कोई कड़े निर्णय ले पाते हैं, या वो जो बात बोलते हैं उनकी बात को विश्व का कोई देश आसानी से मान लेता है। ये इस तरह के जो एक जो बाइडेन का जो रिजीम है अभी वहाँ पर, जो अब नहीं रहेगी, उसकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस थी, और इसी का असर उन पर ये देखा जा रहा है कि वो उस तरह से अपनी कैंपेन को नहीं चला पाई। और दूसरा एक महत्वपूर्ण यहाँ पर और है, वो ये है कि जो बाइडेन डेमोक्रेट्स की ओर से चुने गए थे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, जो वहाँ पर कॉकस और प्राइमरीज होती हैं उससे, लेकिन जब जो बाइडेन ने मना कर दिया कि वो राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो कमला हैरिस को डेमोक्रेट्स का उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन वो कॉकस और प्राइमरी का जो उनका सिस्टम है उसके थ्रू वो नहीं चुनी गई थी। तो कई सारे डेमोक्रेट्स थे जो कमला हैरिस को इस वजह से समर्थन नहीं कर रहे थे, वो किसी और को समर्थन करना चाहते थे। तो मुझे लगता है एक ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण वहाँ पर मुद्दा है। और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो तो काफ़ी वहाँ पर काम कर रहा है। देखिए, आज की तारीख में जो ग्लोबलाइजेशन की ये ग्लोबलाइजेशन का एरा है, साथ ही साथ ट्रेड की यहाँ पर बात होती है, इकोनॉमी की यहाँ पर बात होती है, और जो युद्ध हो रहे हैं, युद्ध में किस तरह से अमेरिका यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन को सैन्य ताकत वहाँ पर पहुँचा रहा है, उनकी धन से उनकी मदद कर रहा है। तो बहुत सारे अमेरिकी थे जो नहीं चाहते थे कि अमेरिका किसी दूसरे मुल्क के मसले पे अपनी नाक घुसेड़े। वो चाहते थे कि अमेरिका के अंदर में जो परेशानियां हैं उनको वो पहले दूर करें। तो मुझे लगता है शायद ये कई सारे मसले हैं जो कमला हैरिस के पास वक्त भी कम था, और शायद इन मसलों को वो उस तरह से उनका हल नहीं निकाल पाए।
बिल्कुल। ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से अब जैसे जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं, तस्वीर साफ होती जा रही है और ये लगभग तय हो गया है कि जो है डोनाल्ड ट्रंप अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अब सभी की ये भी उम्मीद होगी कि वो कुछ बोलें और उनके संबोधन पर सभी की नजरें बनी हुई होंगी। क्या कुछ वो बोलते हैं वो बहुत बड़ी बात होगी। आपसे इस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ और हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की। दुनिया भर की निगाहें बनी हुई हैं अमेरिका में चल रहे राष्ट्रपति के चुनाव पर और लगातार रुझान आ रहे हैं और रुझानों में तस्वीर साफ होती जा रही है। तस्वीरों में कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप रुझानों में लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और एक तरह से ये लगभग तय है कि डोनाल्ड ट्रंप ही अगले राष्ट्रपति होंगे। हमारे साथ लगातार चंद्रशेखर जोशी जुड़े हुए हैं जो कि इन चुनावों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो जोशी जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब सभी की निगाहें इस पर है कि डोनाल्ड ट्रंप जब संबोधित करते हैं तो वो क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, अब से कुछ ही देर में ये माना जा रहा है कि कुछ ही देर में हमको डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच सुनने को मिलेगी और वहाँ पर उनके जो समर्थक हैं वो वहाँ पर जमा हो चुके हैं और हमें ये सूचना मिल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप भी उस आयोजन स्थल के लिए निकल चुके हैं। कुछ ही देर में डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर संबोधन अपना करेंगे तो वहाँ पर सुनने को मिलेगा कि वो क्या कुछ कहते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अमेरिकी जो चुनाव की प्रोसेस है उसको हमें पहले समझना होगा कि वहाँ पर अभी जो औपचारिक रूप से है वो पूरा 2 महीना लगेगा। जनवरी में जाकर के नए अमेरिकी राष्ट्रपति शपथ लेंगे। अभी जो वहाँ पर इलेक्टर्स चुने गए हैं विभिन्न राज्यों में, अगले महीने वो इलेक्टर्स हर राज्य में एकत्र होंगे और वहाँ पर वो अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए वो चुनाव करेंगे। और इसमें होता ये है कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो डेमोक्रेट के लिए और जो रिपब्लिकन हैं वो रिपब्लिकन के लिए चुनाव करते हैं। तो अधिकतर राज्यों में अभी तक का जो प्रोजेक्शन आ रहा है उसमें रिपब्लिकन जीते हैं, जो रिपब्लिकन इलेक्टर्स हैं वो वहाँ पर जीते हैं। और अमेरिका में ऐसा होता है कि जो रिपब्लिकन इलेक्टर्स हैं वो रिपब्लिकन को ही वोट करेंगे और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कई राज्यों में ये भी कानून है कि उनके ऊपर अदालती कार्रवाई हो सकती है या उनको फेथलेस इलेक्टर्स भी उनको कहा जाता है। तो ऐसा वहाँ पर नहीं होता है। वो सब जो रिपब्लिकन्स हैं वो रिपब्लिकन कैंडिडेट के लिए ही वोट करेंगे। तो औपचारिक रूप से अगले महीने अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाएगा। जो वहाँ पर इलेक्टर्स चुने गए हैं वो अगले राष्ट्रपति को चुनेंगे और उसके बाद जनवरी में वहाँ पर जो नए राष्ट्रपति हैं वो शपथ लेंगे। लेकिन जो आंकड़े आ चुके हैं उससे ये साफ हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप अब अगले राष्ट्रपति बनने वाले हैं और कुछ ही देर में वो संबोधित भी करने जा रहे हैं। और ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि अपने संबोधन में वो क्या कुछ कहते हैं। हालांकि आने वाले समय में जब वो प्रशासन संभालेंगे, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर सत्ता में आएगा, वो क्या कुछ करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अभी वो इस बारे में कुछ ज़्यादा बोलेंगे। लेकिन अभी क्योंकि उनकी एक बड़ी जीत है ये, जिस तरह से आप डोनाल्ड ट्रंप को देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप जब पिछली बार राष्ट्रपति चुनाव उन्होंने हारा था उसके बाद लगातार वहाँ पर जो राजनीतिक राइवलरी है वो काफ़ी वहाँ पर बढ़ चुकी थी। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कई तरह के केस हुए थे। इस तरह की स्थिति भी आई थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कन्विक्ट हो जाते हैं, उन्हें सज़ा हो जाती है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो ये बहुत संघर्ष के बाद डोनाल्ड ट्रंप यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तमाम परिस्थितियों से पार पाते हुए वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और बड़ी बात यह है कि इतने सालों में उन्होंने अपने कैंपेन को लगातार मजबूत किया, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार जिस तरह से वो जनता के बीच में भी बने रहे, लगातार ये भी दर्शाते रहे कि मैं इस मुद्दे को किस तरह से हल कर सकता हूँ। अब जब वो राष्ट्रपति चुने जाएंगे तब उनके सामने क्या कुछ चुनौतियां होंगी?
बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति चुने जाएंगे तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी वहाँ की इकोनॉमी की, अमेरिका की इकोनॉमी की। उस इकोनॉमी को जो पोस्ट कोविड काल के बाद इकोनॉमी उतना अच्छा नहीं कर पाई है वहाँ पर, वो इकोनॉमी अच्छी करें। और जो अमेरिका के अंदर की इंडस्ट्री है, अमेरिका के अंदर के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या अमेरिका के अंदर में जो भी वहाँ पर ट्रेड है उसको वो मजबूत करें। और यही उनके कैंपेन के दौरान भी उन्होंने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया था। उन्होंने कहा था कि बाहर से जो दूसरे देशों से जो चीज़ें आयात होती हैं उस पर वो टैक्स बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ अमेरिका की जो अपने देश की जो इंडस्ट्री है उसको वो बढ़ावा देंगे। और उसके साथ साथ इमिग्रेशन के मामले पे हमको देखने को मिलेगा कि पिछले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने कई सारे फैसले लिए थे जिसमें कई देशों से लोगों के अमेरिका आने पर उन्होंने बैन लगा दिया था। ये भी एक उनके ऊपर बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कैंपेन के दौरान वो क्या कहते हैं और जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो उनको अपने दूसरे देशों के साथ रिश्तों को कायम भी रखना है। तो ये इमिग्रेशन को लेकर के वो किस तरह के फैसले लेते हैं, H1B वीज़ा को लेकर के वो किस तरह के फैसले लेते हैं, ये एक बड़ी चुनौती होगी। और साथ ही साथ क्योंकि इस बार का जो कैंपेन है वो अमेरिका के अंदर तो ज़रूर वहाँ की जो अमेरिका की अपनी परेशानियां हैं, वहाँ का जो अमेरिकन है उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस तरह की परेशानियां हैं, चाहे वो इकोनॉमी की परेशानी हो, रोज़गार की समस्या हो, महंगाई की समस्या हो, उससे तो उनको पार पाना है। लेकिन इस पूरे कैंपेन के दौरान अमेरिका का एक जो वैश्विक पहलू है कि इस वक्त दुनिया में जो विभिन्न तरह के संघर्ष चल रहे हैं, उन संघर्षों में अमेरिका का क्या कुछ रवैया होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये तो बोल दिया कि वो एक चुटकी में या एक कॉल करके वो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, लेकिन क्या ये इतना सरल होगा रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाना? वो ये कर सकते हैं कि यूक्रेन के लिए जो मदद अभी अमेरिका कर रहा है उस मदद में कटौती कर सकते हैं, या वो मदद और यहाँ नहीं देंगे। अपने दर्शकों को ये बता दें कि स्विंग राज्य जॉर्जिया में भी डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल कर ली है। तो 2 स्विंग राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप जीत हासिल कर चुके हैं और 5 स्विंग राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप, स्विंग राज्यों की तस्वीर लगातार साफ होती जा रही है? बिल्कुल, स्विंग राज्यों को लेकर के जिस तरह का पूरा फोकस ये था कि अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 में से जो 43 राज्य हैं उनके बारे में पहले से ये फिक्स था कि जो राज्य डेमोक्रेट्स के गढ़ हैं वो डेमोक्रेट्स की ओर गए हैं, जो राज्य रिपब्लिकन्स के गढ़ हैं वो रिपब्लिकन्स की ओर गए हैं। लेकिन ये जो 7 स्विंग राज्य हैं, यहाँ पर स्विंग राज्य क्यों कहते हैं? स्विंग राज्य इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ का जो वोटर्स है वो कभी रिपब्लिकन को वोट करता है और कभी वो डेमोक्रेट्स को वोट करता है, तो इसीलिए इनको स्विंग राज्य कहा जाता है, क्योंकि ये बदलते रहते हैं। तो इस बार सबका फोकस इन स्विंग राज्यों पर था, लेकिन अभी जो रुझान, बढ़त और जो परिणाम हम इसको कह लें मोटा मोटी, तो उसमें हम देख रहे हैं कि तकरीबन हर स्विंग राज्य में डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इससे ये माना जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कैंपेन थी और डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आरोप लगाते थे या उनकी निंदा करते थे कई मामलों में, तो उनकी कैंपेन बिल्कुल सही ट्रैक पे गई है। और यही कारण है कि स्विंग राज्यों में उसका काफ़ी कुछ असर देखा गया है। और साथ ही साथ अगर वोटर टर्नआउट को आप देखें तो इस बार जो अर्ली वोटिंग हुई है, अर्ली वोटिंग कोविड के टाइम पे करीब 10 करोड़ के करीबन वहाँ पर अर्ली वोटिंग हुई थी, जिसमें इन पर्सन लोगों ने वोटिंग की थी या पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग की थी। लेकिन इस बार कोविड नहीं था, उसके बावजूद भी 8 करोड़ के करीबन वहाँ पर अर्ली वोटिंग हुई है। तो अर्ली वोटिंग का मतलब यह है कि लोगों में काफ़ी उत्साह था इन चुनावों को लेकर के, और ऐसा तब होता है जब जो प्रेजेंट रिजीम होती है उसके खिलाफ लोगों में कुछ आक्रोश होता है। तो वो माना जा रहा था कल तक कि ऐसा हो सकता है जब तक मतदान चल रहा था, लेकिन अब जो रिजल्ट आ रहे हैं उससे लगभग साफ हो रहा है कि अर्ली वोटिंग का कहीं ना कहीं ये फ़र्क है कि जो वर्तमान वहाँ पर रिजीम है उसके खिलाफ वहाँ पर आक्रोश देखा गया है। इसके अलावा जो नए वोटर्स हैं, नए वोटर्स भी इस बार खुलकर सामने आए थे, और ये माना जा रहा है कि ये जो नए वोटर हैं ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक थे। और इनमें से अधिकतर लोगों से जब वहाँ पर बातचीत की जाती थी या जो सर्वे वहाँ पर हुए हैं
उनका एक सवाल था कि वो अमेरिका के फ्यूचर को लेकर के वोट करेंगे। अमेरिका का फ्यूचर क्या? अमेरिका का फ्यूचर ये कि अमेरिका एक सुपर पावर था और अमेरिका की सुपर पावर जैसी हैसियत रहनी चाहिए। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान चाहे अफ़गानिस्तान से लेकर के हम वेस्ट एशिया की बात करें या उनके देश के अंदर की स्थिति की बात करें तो अमेरिका की उस तरह की छवि नहीं होने का आरोप ट्रंप की ओर से बार बार लगाया गया। तो ये जो नए वोटर्स हैं, युवा वोटर्स हैं और साथ ही साथ जो अर्ली वोटिंग के लिए लोग वहाँ पर निकल के आए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। महिलाओं की हम बात करें तो महिलाएं रिपब्लिकन्स की सपोर्टर मानी जाती हैं लंबे समय से, लेकिन एबॉर्शन जैसा मुद्दा कमला हैरिस की ओर से उठाया गया और उसके बाद ये माना जा रहा था कि महिलाएं कमला हैरिस का समर्थन करेंगी, लेकिन ये माना जा रहा था कि कमला हैरिस के साथ ब्लैक जो महिलाएं हैं वो तो रहेंगी ही, श्वेत जो महिलाएं हैं वो भी समर्थन करेंगी। लेकिन जिस तरह के ये परिणाम सामने आ रहे हैं उससे लगता नहीं है कि एबॉर्शन का मुद्दा बहुत प्रमुख वहाँ पर बना। बिल्कुल अप्रत्याशित परिणाम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार डिबेट्स हो रही थी और डिबेट्स में जिस तरह से कमला हैरिस अपनी बातों को रख रही थी वो कहीं ना कहीं लग रहा था कि लोगों को हिट कर रही हैं और खासतौर पर महिलाओं के जो मुद्दे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी बात को उस तरह से जनता के बीच में नहीं रख पाई। कुछ उनसे जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों को जनता के बीच में रख पाए, अपने मुद्दों को हिट कर सके, वैसा कमला हैरिस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक रह गई। बिल्कुल, देखिए कमला हैरिस की ओर से पूरी कोशिश की गई थी। अगर हम महिलाओं की बात करें तो एबॉर्शन का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है और पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन हुआ क्या है कि एबॉर्शन के मुद्दे के ऊपर एक आम महिला की अगर बात करें हम, वो अमेरिका की महिला हो या कहीं की भी महिला हो, उसके कंसर्न्स रहते हैं। सुरक्षा उसका एक प्रमुख कंसर्न रहता है और ये जो इलीगल इमिग्रेशन की बात है ये कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है। उसके कंसर्न रहते हैं इकोनॉमी से, उसके कंसर्न रहते हैं महंगाई से। तो ये कहा जा सकता है कि एबॉर्शन के मुद्दे से ज़्यादा वहाँ की महिलाओं ने जो महंगाई का मुद्दा है, इकोनॉमी का मुद्दा है, इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा है, इन मुद्दों को वहाँ पर ज़्यादा महिलाओं की ओर से तरजीह दी गई है। बिल्कुल, और जिस तरह से तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रशंसक हैं उनमें ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ देर में डोनाल्ड ट्रंप संबोधित करेंगे अपने प्रशंसकों को, दुनिया को संबोधित करेंगे। तो क्या कुछ बातें उनके संबोधन से निकलकर सामने आ सकती हैं? बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप के अगर हम संबोधन की बात करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने जो हम कयास लगा सकते हैं, जो उनकी कैंपेन है, कैंपेन के दौरान उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, कमला हैरिस के ऊपर, डेमोक्रेट्स के ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए थे, उसी को अपने संबोधन के दौरान यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं। उनसे हम इस वक्त पे ये आशा नहीं कर सकते कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के वो किसी तरह की कोई घोषणा करेंगे या जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सत्ता में आ जाएगा उसके बाद वो क्या कुछ निर्णय लेंगे उसको लेकर के वो कोई घोषणा करेंगे। वो जो उनकी कैंपेन है उसको लेकर के कैंपेन के दौरान उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उसी के सिलसिले में और उसी से रिलेटेड यहाँ पर वो अपने संबोधन में बात करेंगे और साथ ही साथ वो लोगों को धन्यवाद भी देंगे कि जिस तरह की जीत उनको मिली है, क्योंकि जिस तरह के सर्वे आए थे और जिस तरह का जो एक नरेशन बना था कमला हैरिस के आने के बाद, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब जो बाइडेन ने मना कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उसके बाद कमला हैरिस सीन पे आई, वो चुनाव कैंडिडेट बनाई गई डेमोक्रेट्स की और उसके बाद पूरे विश्व में एक नरेशन तैयार हो गया कि काफ़ी कड़ी टक्कर है, काफ़ी कड़ी टक्कर है स्विंग स्टेट्स में। लेकिन आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी, क्या अगर पहले से कमला हैरिस कैंडिडेट होती तो इसका उन्हें फ़ायदा मिलता? क्या बाद में कैंडिडेट बनाए जाने का नुकसान उन्हें झेलना पड़ा? देखिए ये काफ़ी पेचीदा सवाल है और इसमें ये भी देखना होगा कि कमला हैरिस को अगर पहले से कैंडिडेट बनाना होता तो उनको कॉकस और प्राइमरी जीतनी होती डेमोक्रेट्स की। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कमला हैरिस डेमोक्रेट्स की जो कॉकस और प्राइमरी होती हैं उसको जीत पाती? ये भी एक काफ़ी यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य है। तो कमला हैरिस पहले से होती या नहीं होती, ये इसका ज़्यादा फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कमला हैरिस के साथ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ा हुआ था। वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की उपराष्ट्रपति थी।
बिल्कुल, तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक यात्रा पर। तो चलिए आपको डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक यात्रा भी दिखाएंगे, लेकिन लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के जो नतीजे हैं वो दिलचस्प मोड़ पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। दुनिया भर की निगाहें जो है अमेरिका में चल रहे इस राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर हैं और लगातार जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाए हुए हैं, जो स्विंग स्टेट हैं उनमें भी लगातार डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाए हुए हैं। 2 स्विंग राज्य डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नाम कर लिए हैं। लगातार जिस तरह से बढ़त बनाए हुए हैं, ये तो तय है कि अगले राष्ट्रपति अब डोनाल्ड ट्रंप बनने जा रहे हैं। चंद्रशेखर जोशी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार इन चुनावों पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। जोशी जी, अगर इसकी पूरी प्रक्रिया जानना चाहें, अपने दर्शकों को दर्शक बड़े ही क्यूरियस होते हैं कि किस प्रकार से अमेरिका में चुनाव होता है, तो किस तरह से अब राष्ट्रपति के उनकी शपथ होगा और किस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा? ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा है, क्योंकि मुझे लगता है कि अमूमन जो हमारे दर्शक हैं वो ये जानना चाहेंगे कि अमेरिका में चुनाव किस तरह से होता है। तो अमेरिका की अगर हम चुनाव की बात करें तो वहाँ पर होता क्या है कि वहाँ पे जनता सीधे राष्ट्रपति को नहीं चुनती है। वो वोट जरूर करती है और वो पॉपुलर वोट के रूप में काउंट होता है, लेकिन पॉपुलर वोट से ही राष्ट्रपति नहीं बनता है। 2016 में ये हो चुका है। उस वक्त हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में टक्कर थी और हिलरी क्लिंटन को ज़्यादा पॉपुलर वोट मिले थे, यानी कि पूरे देश में ज़्यादा लोगों ने हिलरी क्लिंटन को वोट किए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने। तो अमेरिका में होता क्या है कि वहाँ पर 538 का एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जिसमें से 3 जो इलेक्टोरल कॉलेज के इलेक्टर्स हैं वो जो वहाँ की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी वहाँ पर होते हैं और 535 पूरे देश में इलेक्टर्स होते हैं। तो होता क्या है कि वहाँ पर 2 प्रमुख राजनीतिक दल हैं, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। ये क्या करते हैं कि वहाँ पर इलेक्टर्स अपने अपने इलेक्टर्स वहाँ पर हर राज्य में अपने अपने इलेक्टर्स, हर राज्य के जनसंख्या के हिसाब से इलेक्टर्स की संख्या तय होती है और हर राज्य में ये अपने इलेक्टर्स की घोषणा करते हैं। और जब वोटिंग होती है तो वोटिंग में क्या होता है कि जो पॉपुलर वोट जिसको ज़्यादा मिलता है, यानी कि अगर एक राज्य की हम बात करते हैं, माना कोई राज्य है एरिज़ोना, माना एक राज्य है, वहाँ पर 11 इलेक्टोरल वोट्स हैं वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से। अब एरिज़ोना के अंदर में अगर डोनाल्ड ट्रंप को 6 करोड़ वोट मिलते हैं और कमला हैरिस को 5 करोड़ वोट मिलते हैं, तो होगा क्या कि एरिज़ोना के जो 11 के 11 इलेक्टोरल वोट्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को चले जाएंगे। तो 50 राज्य कुल हैं, 50 राज्य में से 48 राज्यों में इस तरह का प्रोसेस है कि अगर जिसको ज़्यादा पॉपुलर वोट मिलेंगे, सारे के सारे जो इलेक्टोरल वोट्स हैं उस राज्य के उसको चले जाएंगे। केवल 2 राज्य हैं, नेब्रास्का और मियामी, जहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जिसको जितना पॉपुलर वोट मिला उस हिसाब से जो वहाँ का इलेक्टोरल वोट्स है वो बांट दिया जाता है। तो ये वहाँ का सिस्टम है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे एरिज़ोना में 11 इलेक्टोरल वोट्स हैं, जॉर्जिया में 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं। अगर एरिज़ोना में डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा वोट मिलते हैं तो ये 11 के 11 जो इलेक्टोरल वोट्स हैं ये डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाएंगे। जॉर्जिया में अगर डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, जैसा हुआ है, तो ये 16 इलेक्टोरल वोट्स वहाँ पे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाएंगे। अब क्या होगा कि इस तरह से जो इलेक्टोरल वोट्स हैं, जो हम आंकड़े बता रहे हैं 246 का, 247 का, ये इलेक्टोरल वोट्स हैं। अब क्या होगा कि अगले महीने ये जो इलेक्टर्स होते हैं, जो इलेक्टोरल वोट्स हैं, ये इलेक्टर्स अब 11 इलेक्टोरल वोट्स एरिज़ोना में अगर रिपब्लिकन्स को चले गए तो वहाँ पर रिपब्लिकन्स की ओर से जो 11 व्यक्ति तय किए गए हैं, जो इलेक्टर्स हैं, वो क्या करेंगे कि अगले महीने के तीसरे हफ्ते की शुरुआत में वो वहाँ पर बैठेंगे सब के सब और वहाँ पर वो अपने प्रेसिडेंट कैंडिडेट को चुनेंगे। चलिए जोशी जी, इस पर आगे आपसे और विस्तार से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की इस जीत के क्या कुछ मायने हैं भारत के साथ रिश्तों के परिप्रेक्ष्य में। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकते हैं। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम।
पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डीटी न्यूज़। बात कर रहे हैं हम अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की। तो चलिए एक नज़र डालते हैं डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति की यात्रा पर। 14 जून 1946 को जन्मे और रियल स्टेट कारोबारी से लेकर कैसीनो व्यवसाय में हाथ आजमा चुके पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राजनीति में भी ऊंचा मुकाम हासिल किया। 25 साल की उम्र में डोनाल्ड द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट बन गए। ट्रंप 1970 और 1980 के दशक में एक महत्वाकांक्षी रियल स्टेट व्यवसायी के तौर पर उभरे। 70 के दशक में ट्रंप अपने रियल स्टेट कारोबार को फर्श से उठाकर अर्श तक तो पहुंचा दिया, लेकिन कैसीनो व्यवसाय उन्हें रास नहीं आया। 1984 में ट्रंप प्लाजा और 1990 में ट्रंप ताजमहल जैसे कैसीनो बनवाए। उन्होंने ताजमहल कैसीनो बनवाने में $1 बिलियन खर्च कर दिए, जिसने ट्रंप को कंगाल बना दिया। उन्होंने अपनी 2 कंपनियों को दिवालिया घोषित कर दिया। उस वक्त कारोबार में रसूख कायम कर चुके ट्रंप सफलता के ऐसे पर्याय बन चुके थे कि उनकी कंपनी का दिवालिया होना भी उनकी प्रतिष्ठा को डिगा नहीं पाया था। ट्रंप 1980 के दशक से ही राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने को लेकर बयानबाजी करते रहते थे। हालांकि ट्रंप के इन बयानों को तब महज पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर देखा जाता था। पिता तो डेमोक्रेट के सदस्य थे, लेकिन ट्रंप शुरुआत में रिपब्लिकन पार्टी के रजिस्टर्ड वोटर थे। साल 2000 में ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की बजाय रिफॉर्म पार्टी में अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने रिफॉर्म पार्टी से खुद को राष्ट्रपति उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। हालांकि 4 महीने बाद नाम वापस ले लिया। ट्रंप ने बाद में फिर से रिपब्लिकन पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। 2012 में ट्रंप को एक बार फिर राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रबल दावेदारों में से एक माना जा रहा था, लेकिन ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की कोई घोषणा नहीं की। ट्रंप औपचारिक तौर पर 2015 में अमेरिका की राजनीति में कूदे। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ अपने प्रचार अभियान को शुरू किया। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलेरी क्लिंटन के साथ हुआ। ट्रंप को चुनाव में हिलेरी के मुकाबले लगभग 28 लाख वोट कम मिले, लेकिन इलेक्टोरल वोट ट्रंप के पाले में अधिक आए, जिसकी वजह से ट्रंप राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने माइग्रेशन को लेकर सख्त रवैया अपनाया। अपने कार्यकाल में ट्रंप ने अमेरिका और मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने की योजना पर काम शुरू किया। राष्ट्रपति रहते हुए ट्रंप ने कई मुस्लिम देशों से अमेरिका आने वाले प्रवासियों की एंट्री बैन की। ट्रंप पर राष्ट्रपति रहते अरबपतियों को लाभ पहुंचाने का आरोप भी लगा। सफलता के साथ साथ ट्रंप का विवादों से भी नाता रहा। राष्ट्रपति रहते ट्रंप के खिलाफ 2 बार महाभियोग चलाया गया। ट्रंप ने विदेश नीति के मामले में अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर जोर दिया। उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते और ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया। राष्ट्रपति रहते ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के साथ भी बातचीत की। 2020 का चुनाव हारने के बावजूद राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर कोई भी रिपब्लिकन नेता ट्रंप को रिप्लेस नहीं कर पाए। ट्रंप ने एक एक करके सबसे पहले पार्टी में विरोधियों को हराया और फिर राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर 2024 के चुनाव में जगह पक्की की। तो ये तो आपने देखी डोनाल्ड ट्रंप की जो राजनीतिक यात्रा रही है कि कितनी महत्वपूर्ण यात्रा रही है। हमारे साथ लगातार राष्ट्रपति चुनाव पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी लगातार जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जोशी, आप बता रहे थे कि क्या कुछ प्रोसेस है, क्या कुछ प्रक्रिया है इस राष्ट्रपति चुनाव की। अब तमाम बधाई संदेश भी आना शुरू हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप को। कई राष्ट्राध्यक्षों ने बधाई देना शुरू कर दी है। एक तरह से उनकी जीत पक्की हो गई है और ये निश्चित है कि अब अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे। तो ऐसे में अब कुछ ही देर में उनका संबोधन होगा। उस संबोधन पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अगर भारत से रिश्तों के लिहाज से देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की इस जीत को कैसे देखते हैं?
बिल्कुल, भारत के साथ रिश्तों को लेकर के हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अभी जो प्रोजेक्शन आ रहे हैं अमेरिकी मीडिया की ओर से और ख़ासकर फॉक्स न्यूज़ की ओर से, फॉक्स न्यूज़ को ट्रंप परिवार का करीबी भी माना जाता है और पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो फॉक्स न्यूज़ पहला वहाँ पर मीडिया हाउस था जिसने ट्रंप की हार को प्रोजेक्ट किया था रिजल्ट आने के बाद, और अब ये फॉक्स न्यूज़ की ओर से ट्रंप की जीत प्रोजेक्ट कर दी गई है और विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया जो स्विंग स्टेट थे, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया को लेकर के तो परिणाम सामने आ चुके हैं कि ये स्टेट ट्रंप के पाले में चले गए हैं। इसका कहना है कि विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया जो हैं ये भी ट्रंप के पाले में जा रहे हैं और जो आंकड़ा है इन्होंने लगभग 277 का आंकड़ा इसको पहुंचा दिया है। तो अब ये करीबन जो आंकड़े आ रहे हैं और जिस तरह से जो स्विंग स्टेट्स के मामले हैं उनको हम देखें तो ये साफ हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। अब बात आई भारत के संबंध को लेकर के। देखिए, जब हम भारत के साथ अमेरिका के संबंधों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें एक फैक्टर ध्यान में रखना चाहिए, वो ये कि ये आज का भारत है, 2024 का भारत है। ये आज से 10 साल या 15 साल पहले का भारत नहीं है। आज का भारत काफ़ी मजबूत है। दुनिया में भारत की एक स्थिति है, भारत के राजनीतिक नेतृत्व की एक स्थिति है, भारत के प्रधानमंत्री की एक स्थिति है और ये लगातार हमने, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, पश्चिम एशिया की बात हो, भारत की अपनी एक आवाज़ है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो रूस भी जाता है, जिसके प्रधानमंत्री रूस भी जाते हैं, रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठते हैं, जिसके प्रधानमंत्री यूक्रेन भी जाते हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ बैठते हैं। ईरान के साथ भी हमारे संबंध उतने अच्छे हैं जितने हमारे संबंध इजराइल के साथ अच्छे हैं। तो भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत है और भारत की स्थिति जब मजबूत है तो ऐसे में भारत और अमेरिका के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और इतिहास गवाह है कि चाहे डेमोक्रेट्स रहे हों चाहे रिपब्लिकन रहे हों, भारत और अमेरिका के संबंध लगातार मजबूत से मजबूत होते रहे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भारत के लोग जो है एक सशक्त और कुशल नेतृत्व देखते हैं, उसी तरह से कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की भी एक छवि है एक सशक्त नेतृत्व वाली। मैं इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। भारत के साथ संबंध अच्छे होंगे चाहे कोई भी राष्ट्रपति बने। हालांकि अब ये लगभग साफ हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। तो डेमोक्रेट्स के दौरान क्या हुआ था, पिछले 4 साल वहाँ पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था। भारत और अमेरिका के संबंध, चाहे ट्रेड की हम बात करें, पीपल टू पीपल कनेक्शन की हम बात करें, कल्चरल रिलेशंस की हम बात करें, इंडो पैसिफिक को लेकर के हम बातचीत करें, तो काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आर्टिकल 370 को लेकर के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से बयानबाजी हुई थी, खुद जो कैंडिडेट है कमला हैरिस, इन्होंने बयान दिया था आर्टिकल 370 को लेकर के, कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने को लेकर के। और कुछ ही दिनों पहले जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचार के आरोप में, शराब घोटाले के आरोप में जब वो जेल गए, उस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से उस पर बयानबाजी की गई थी। और भारत के आंतरिक मामलों को लेकर के, यहाँ पर अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर के, मानव अधिकारों को लेकर के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से लगातार बयानबाजी की जाती रही है। डेमोक्रेट्स के रेजीम में अक्सर ये देखा गया है। लेकिन रिपब्लिकन की रेजीम में क्या होता है, रिपब्लिकन की रेजीम में भारत और जो अमेरिका के संबंध हैं वो और अच्छे होते हैं। भारत की जो स्थिति है, भारत की जो अपनी परेशानियां हैं, भारत के जो पड़ोसी देशों की जो परेशानियां हैं, उसको डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में बहुत अच्छे से समझा गया था। हालांकि ट्रेड को लेकर के देखिए, जो इकोनॉमी या ट्रेड की हम बात करते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब अपनी कैंपेन करते हैं या उनकी जो पार्टी की आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं संरक्षणवाद की आइडियोलॉजी है, वो अमेरिकी राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी है, तो वहाँ पर ज़रूर मोस्ट फेवर्ड नेशन को लेकर के कुछ मुद्दा हुआ था शुरुआत में। लेकिन बाद में जब डोनाल्ड ट्रंप का शासन का अंतिम दौर था तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ होने वाला था, जो उस वक्त पे नहीं हो पाया। और डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री है। डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे या प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका गए थे, वो केमिस्ट्री हर जगह पे दिखाई देती है। और हालांकि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाइडेन के साथ भी अच्छे संबंध हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जब अमेरिका गए थे और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से उनकी मुलाकात हुई थी,
तो उस तरह की गर्मजोशी वहाँ पर नहीं दिखाई दी थी। तो ये कुछ मामले हो सकते हैं, दोनों एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा बहुत इस तरह का फ़र्क हो सकता है, लेकिन जो भारत, और क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत है, तो भारत और अमेरिका के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और आगे भी मजबूत होते जाएंगे। और बिल्कुल जिस तरह से ट्रंप ने भी जो मुद्दे उठाए उनमें कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जो हिंदू टेम्पल का मुद्दा उठाया, तमाम ऐसे मुद्दे उन्होंने उठाए जो कहीं ना कहीं भारत से कनेक्ट रखते हैं। बिल्कुल, आप देखिए बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, अमेरिका की ओर से आप पूरे अगर बांग्लादेश की स्थिति को देखें पिछले 1 महीने 1.5 महीने के दौरान में जो हुआ है, जब से वहाँ से जो शेख हसीना वहाँ से जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी, वो अपने प्रधानमंत्री पद को छोड़ करके वहाँ से आई, वहाँ पर अंतरिम सरकार बनी बांग्लादेश के अंदर, हिंदुओं के साथ जिस तरह से वहाँ पर अत्याचार हुए, अमेरिका की ओर से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ओर से किसी बड़े नेता ने कोई भी बयान इसको लेकर के नहीं दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आप देखिए मुश्किल से 2 या 3 दिन पहले, चाहे वो चुनाव के कारण ही रहा हो या चुनाव के कारण हिंदुओं के वोट अपनी ओर खींचने के लिए रहा हो, लेकिन उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पूरे विश्व में जहां भी हिंदुओं के ऊपर किसी तरह का अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल के दौरान हिंदू सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बाइडेन और हैरिस के शासनकाल के दौरान हिंदुओं को असुरक्षित बनाया गया। तो ये एक काफ़ी, अगर आप भारत के लिहाज से देखें और जो अगले राष्ट्रपति बनने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके लिहाज से देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और विचारधारा के लिहाज से भी अगर हम बात करें तो भारत में पिछले 10 साल से जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा है, उससे ताल्लुकात रखते हैं। जो रिपब्लिकन्स की विचारधारा है वो उनसे ताल्लुकात रखती है। तो ऐसे में एक अच्छा दोनों के बीच में तारतम्य बैठेगा और आने वाले समय में आप देखेंगे कि काफी बिल्कुल एक अच्छी बॉन्डिंग जो पहले से भी दिखती रही है, एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छे रिश्ते बनते हुए अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते जो है और नए आयाम पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। ये तो बात हुई भारत की। अगर हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन कौन सी चीज़ों पर ये चुनाव ज़्यादा असर डालेंगे, ट्रंप की जो जीत है उनसे कौन कौन से मुद्दे सुलझते हुए नजर आएंगे? देखिए, ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि ट्रंप बोलेंगे कि आप रूस और यूक्रेन का युद्ध रोक दीजिए, तो व्लादिमीर पुतिन कितना मानेंगे और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कितना मानेंगे, क्योंकि उनके भी अपने अपने कितना इलाका रूस ने यूक्रेन का कब्जा कर लिया है या रूस के कुछ इलाकों में यूक्रेन किस तरह से वहाँ पर उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ये कई सारे मामले हैं जो देखने लायक होंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो यूक्रेन को जिस तरह से मदद दी जाती रही है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, और यूरोप में एक लॉबिंग जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और यूरोप के देशों की ओर से जो रूस के खिलाफ वहाँ पर देखने को मिलती है, और इसका सीधा का सीधा फ़र्क ये पड़ता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर जो युद्ध है वो रुक नहीं रहा है, वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो कुछ असर इसमें देखने को मिलेगा और हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये कहा जाए कि यूक्रेन और रूस आपस में बातचीत से मसले को सुलझाएं, जो भारत काफ़ी लंबे समय से कह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे वो यूक्रेन गए, चाहे वो व्लादिमीर पुतिन से मिलते हैं या वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलते हैं, वो लगातार कहते रहते हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपको आपसी बातचीत से, डिप्लोमेसी से इन मसलों का हल निकालना चाहिए। पश्चिम एशिया को लेकर और ये बात सही भी है, जो मुद्दे डिप्लोमेसी से हल हो सकते हैं वो युद्ध से कभी हल नहीं हो पाते हैं, सिर्फ तबाही ही तबाही होती है और वो हल की तरफ जाते हुए नहीं दिखते हैं, और आखिरकार फिर बातचीत को ही एक जरिया बनाया जाता है। तो क्यों ना बातचीत के जरिए, और जिस तरह से अगर एक सशक्त नेतृत्व आता है तो वो कहीं ना कहीं इस दिशा में डाल सकता है, मिडिल ईस्ट में जिस तरह का टेंशन दिख रहा है उसे भी सुलझा सकता है। बिल्कुल, देखिए मिडिल ईस्ट की अगर आप बात करें, मिडिल ईस्ट के कई सारी वहाँ पर परेशानियाँ हैं। इजराइल की आज की स्थिति की आप बात करें तो इजराइल के अब संबंध वहाँ पर अधिकतर देशों से इस वक्त बिगड़े हुए हैं पश्चिम एशिया में,
और ईरान और इजराइल बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। स्थिति ऐसी बन चुकी है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइल से हमला किया, तो उसके बाद इजराइल ने ईरान पर हमला किया और ईरान की ओर से ये कहा गया है कि वो बदला लेंगे, और बदला लेंगे तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में हम देखेंगे कि ईरान की ओर से भी कोई पलटवार किया जाए, और ईरान की ओर से जब पलटवार होगा तो इजराइल और ईरान के बीच में ये कटुता और बढ़ती जाएगी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक आतंकवादी हमला था जो इजराइल के ऊपर हुआ था। इजराइल के लोगों को बंधक बनाया गया, वहाँ पर 1-1.5 हज़ार लोगों को वहाँ पर मार दिया गया। वो एक आतंकवादी हमला था और इजराइल को पूरा अधिकार है कि वो उसका बदला ले, लेकिन बदला किस तरह से ले, तरीका क्या हो। तरीका क्या ऐसा होना चाहिए कि कुछ आतंकवादियों को 1,000 या 1.5 हज़ार आतंकवादियों को मारने के लिए आप 40-50 हज़ार सिविलियंस को वहाँ पर मार दें, बच्चों को वहाँ पर मार दें। और जिस तरह से हिजबुल्लाह को लेकर के एस्केलेशन वहाँ पर बढ़ता जा रहा है, ये सब तरीका क्या ये होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और इसको लेकर के अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की पुरानी रिजीम पे जाएं तो वो इब्राहिम अकॉर्ड वहाँ पर लेकर आए थे। हालांकि वेस्ट बैंक को उन्होंने कहा था कि वो उसको मान्यता देंगे, जो इजराइल का वहाँ पर ऑक्यूपेशन है। तो ये कई मसले हैं जो आने वाले दिनों में हम देखेंगे सुलझ जाएंगे, लेकिन ये 1-2 दिन की बात नहीं है, इसमें वक्त लगेगा। लेकिन कम से कम एक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा आएगा कि जो बातचीत, डिप्लोमेसी और शांति की ओर बढ़ना चाहता है, न कि युद्ध की ओर बढ़ना चाहता है।